जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 अक्टूबर को आरएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम है और इसके लिए मैं कुछ वीडियो बनाने का मैंने सोचा था नोटिफिकेशन आने के बाद, लेकिन समय के अभाव के चलते मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था कि तैयारी कैसे करनी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट्स मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर रहे थे कि जो अब लास्ट का जो टाइम है उसमें उन्हें थोड़े डाउट थे कि अब हमें क्या करना है, कैसे परस्यू करना है। तैयारी वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अब एंड में उस चीज़ को हमें जो कंक्लूड कैसे करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं ताकि जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इससे थोड़ी हेल्प मिल जाए। और सबसे पहले मैं इस वीडियो का उद्देश्य बता देता हूं कि ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है, किन्हें इसको देखना चाहिए और कौन ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें इसको नहीं देख के अपना टाइम यहाँ ख़राब यूट्यूब पे नहीं करना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 दिन में कैसे आरएएस प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। अगर कोई ये ऐसे काफ़ी वीडियोस जैसे अवेलेबल होते हैं कि 1 महीने में कैसे करें तैयारी, 15 दिन में कैसे करें, 7 दिन में कैसे आरएएस प्रीलिम्स की तैयारी करें, तो ये वीडियो मैंने इस पर्पज़ से कतई नहीं बनाया है। अगर आप ये सोचकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि जो भी, क्योंकि एलिजिबिलिटी इसमें 21 साल है, ग्रेजुएशन इसमें मांगते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगभग 21-22 साल की उम्र के हैं जिन्हें एग्ज़ाम देने के ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और उन्हें अब डाउट है कि अब हम जो लास्ट के जो 6-7 दिन हैं उसमें हम क्या करें ताकि कोई भी चीज़ हमसे छूटे ना, और थोड़ा उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी भी है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। इसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कंफर्टेबल है अपनी तैयारी में, जो पहले एग्जाम्स दे चुके हैं और जिनका आगे का शेड्यूल भी फिक्स है कि उन्हें ऐसे तैयारी करनी है, तो उन स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम यूट्यूब पे ख़राब ना करें और अपनी तैयारी पर फोकस करें। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं और जिनको अभी डाउट है तो ये वीडियो वो देख सकते हैं, इससे शायद उन्हें कुछ हेल्प मिले। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें अपने आप पे भरोसा रखना है कि हमने अब तक जो भी पढ़ा है वह सही पढ़ा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ज्योग्राफी कौन सी बुक से पढ़ी है, किसी और ने कौन सी बुक से पढ़ी है, आपने जो पढ़ लिया वो बेस्ट है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी नया सोर्स रेफ़र नहीं करना है। हमने अब तक जो सोर्स यूज़ किया है, आपको अपने दिमाग में चीज़ बिठानी, वही सोर्स बेस्ट है। नया अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब जो अंत के दिन हैं इनमें केवल और केवल रिवीजन करने हैं। जितने रिवीजन हम कर सकें उतने रिवीजन हमें करने चाहिए, और उसमें हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे प्रायोरिटी हम दे सकते हैं, जिसकी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो अंत के जो अभी 6-7 दिन बचे हैं उनमें हमें अपने वीक एरियाज़ पर फोकस करना चाहिए, और जो हमारी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है उन पर हमें ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं देना चाहिए। जैसे कि कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो वो मैथ्स और रीजनिंग में कंफर्टेबल है और उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, तो जैसे वो 20 में से जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से अगर 16, 17, 18 क्वेश्चन वो सही कर रहे हैं, तो अब उन्हें अपना ज़्यादा समय मैथ्स पे नहीं देना है और उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करें। जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो मैथ से टाइम बचा कर अपना इन सब्जेक्ट्स पर यूटिलाइज करें उस टाइम को। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर ज़्यादा टाइम अब हमें नहीं देना है, उस टाइम को वहाँ से बचाकर जो हमारे वीक एरियाज़ है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमें उसको टाइम देना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें उस एरिया को नेग्लेक्ट करना है कि मैथ्स देखनी नहीं है बिल्कुल, या साइंस देखनी नहीं है जो साइंस वाले हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने पढ़ लिया है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर टाइम हमें सेव करना है, और जो वीक एरिया है उस टाइम को हमें वहाँ यूटिलाइज़ करना है। और जैसे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी है, वो अब हिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम ना दे करके जो थोड़ा साइंस है या मैथ्स के वो फॉर्मूला देख के उस टाइम को वहाँ यूटिलाइज़ करें। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि हमें अपना टाइम अब कहाँ बचाना है और उस टाइम को जो है कहाँ यूटिलाइज़ करना है। और इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उन एरियाज़ पर फोकस करना है जो मोस्टली फैक्चुअल डेटा जो होता है। जैसे कि हम बात करें ज्योग्राफी की, हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी से सेंसस से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मिनरल से क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा जो वाटर प्रोजेक्ट्स है जैसे नर्मदा कैनाल है और इस तरीके के जो भी वाटर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन एरियाज़ को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। जो रिवर्स है उनका ओरिजिन कहाँ होती है और कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज है, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस हमें करना है। इसके अलावा हम राजस्थान पॉलिटी,
इंडियन पॉलिटी की बात करें तो जो फैक्चुअल डेटा है, जैसे आयोग डिफरेंट उसमें सिलेबस में है, तो उन आयोग में जो कौन उनकी नियुक्ति करता है, पदावधि कितनी होती है, उनको हटाया कैसे जाता है, और उनकी जो टेन्योर है वो कितना होता है, इन सब चीज़ों पे ये जो फैक्चुअल डेटा है, अब हमें केवल इन फैक्चुअल डेटा पे फोकस करना है। अगर हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो जो कॉन्सेप्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में बैठ चुकी है। लेकिन आरएस का जो एग्ज़ाम का नेचर है उसमें आरपीएससी काफ़ी फैक्चुअल डेटाज भी पूछती है। जैसे राज्यपाल से संबंधित जो मुख्य अनुच्छेद है हमें वह भी देखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अंत में हम जैसे अगर कोई राज्यपाल को हम रिवाइज कर रहे हैं पॉलिटी में, तो सारी चीज़ें न पढ़ करके जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे अध्यादेश कौन से अनुच्छेद से आता है, इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट होता है राज्यपाल का वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, ये अगर हमने जो पुराने आरपीएससी के पेपर देखे होंगे तो उसका हमें आइडिया हो गया होगा। तो यही चीज़ें हमें ज़्यादा रिवाइज करनी है जो कि फैक्चुअल है। इसके अलावा अगर इकोनॉमी की हम बात करें, राजस्थान इकोनॉमी की, तो इसमें जो राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आरएस का एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर आपने ओरिजिनल नहीं पढ़ा तो उसकी जो कोई समरी किसी इंस्टीट्यूट की आपने पढ़ी होगी तो उसको रिवाइज करना है, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो इसको लास्ट के टाइम में इस पर फोकस करना है क्योंकि इसमें फैक्चुअल डेटा भी होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स पर हमें फोकस करना है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, और जहाँ तक हो सके जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनकी डेट भी हमें याद रखनी है कि वो डेट कब अनाउंस हुई थी। जैसे इंदिरा रसोई योजना है तो वो कब अनाउंस हुई थी। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की हमें डेट्स भी याद रखनी है। और जो साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक में कुछ एरियाज है जैसे जिनको हम लास्ट में देख सकते हैं। जैसे डिजीज़ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन डिजीज़ से थे। और विटामिन है उनसे क्वेश्चन आते हैं, हम वो देख सकते हैं। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आता है, हम ब्लड ग्रुप को लास्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से जो एनसीईआरटी है उसके बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये ऐसे एरियाज़ है जो हमें लास्ट में देखने चाहिए। इसके अलावा जो मैथ्स एंड रीजनिंग पे जो आर्ट्स वाले हैं तो उनको थोड़ा सा एक बार एंड में वापस फॉर्मूला रिवाइज कर लेना चाहिए कि जो एसआई के फॉर्मूला है, सीआई के फॉर्मूला है, उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके, ताकि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारे गलत नहीं हो। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हमें उनको बार बार रिवाइज करना है ताकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो होंगे वो हमारे गलत नहीं हो। तो करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक रिव्यू और रीजनिंग, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो उनको अगर मैथ्स टफ लगती है तो रीजनिंग तो सभी कर सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन बैठते हैं। करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक रिव्यू, रीजनिंग, इनसे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि अगर ये एरिया हम सही कर देते हैं तो इनमें पढ़ने का ज़्यादा नहीं है, ना ज़्यादा समझने का है, लेकिन इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो हमारे वीक एरियाज़ है और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अंतिम समय में केवल उन्हीं चीज़ों को हमें रिवाइज करना है, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, और नया हमें कुछ भी नहीं रेफ़र करना है। इसके अलावा एक डाउट और कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि हमें अब मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो साथियों, जिन्होंने पहले मॉक टेस्ट दिया है या कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है तो उन्हें मॉक टेस्ट जो उनका सीरीज़ चल रही है उसे हम देते रहना है। लेकिन जिन्होंने अभी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर एक मॉक टेस्ट दें, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप ले लें या आरएस का ही पुराना पेपर लेके उस मॉक टेस्ट को दें। लेकिन उसका आप स्कोर काउंट ना करें, क्योंकि आपने पहले मॉक नहीं दिया है तो आप अगर किसी इंस्टीट्यूट का मॉक लेते हो और उसमें स्कोर मान लो काफ़ी आपका ज़्यादा जाता है या काफ़ी कम आ जाता है तो आप उससे डिमोटिवेट हो गए। अगर आपका स्कोर कम आता है तो हमें मॉक टेस्ट देना है ताकि जो ओएमआर भरने की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और ओएमआर भरने की प्रैक्टिस होने से ये होगी कि हम उसमें ओएमआर शीट में सही मार्क करेंगे। और एक नया ऑप्शन जो आरपीएससी ने अब दिया है कि एक 5th ऑप्शन भी आएगा। पहले 4 ऑप्शन होते थे तो हमारी एक आदत पड़ी हुई थी 4 ऑप्शन में जो ओएमआर शीट को भरने की, अब 5वां ऑप्शन भी है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें कम से कम 2 मॉक टेस्ट दे लेने चाहिए, लेकिन उसका स्कोर काउंट करने से आप बचें, क्योंकि उस स्कोर का कोई अब सेंस नहीं है। एक तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें जो आपने बाई चांस जो मॉक टेस्ट आपने करने के लिए उठाया वो हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ हो या हो सकता है बहुत ज़्यादा इजी हो। तो उस स्कोर से आप ज़्यादा परेशान ना हो और केवल अपनी प्रैक्टिस के लिए कि आप ओएमआर हम कैसे भरें, और वो जो 5th ऑप्शन है जो अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें मॉक टेस्ट देना है ताकि एग्ज़ाम में हम गलतियाँ ना करें। इसके अलावा एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अब जो एंड में जो 5-6 दिन है इसमें YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस आने लग गए हैं और आगे भी आएंगे कि 7 दिन में कैसे तैयारी होती है।
है ना। तो ऐसे वीडियो से आप दूर रहो, कोई मैराथन कोर्स आएंगे, मैराथन वीडियोस आएंगे, इन सब चीज़ों से आप बचिए। आप अपने आप पर भरोसा रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है, आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है। आपने गवर्नमेंट स्कीम जहाँ से पढ़ी है आप उन्हीं को रिवाइज़ कीजिए, आप किसी वीडियो के पीछे ना भागिए। अगर आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो वो ज़्यादा इजी होगा उनसे रिवाइज करना। अगर वीडियो के पीछे जाओगे तो आप एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके पास एक नया सोर्स आ रहा है। तो जो अनावश्यक जो वीडियोस है मैराथन के और इनके, उससे आप बचिए और कॉन्फिडेंस आप बना के रखें। आपको अपने आप को एक बात समझानी है कि आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है। आपने जैसे हम देखते हैं कि आपने अगर ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी हरिमोहन सक्सेना से पढ़ी है, तो आपको ये मान के चलना है कि यही बेस्ट किताब है, इसके अलावा कोई किताब अब अच्छी नहीं है। या आपने कोई किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े तो आपको ये देखना है कि आपने जो सोर्स पढ़ा है वो बेस्ट है, और ये बात आपको अपने आप को समझानी होगी और नए सोर्स के पीछे आपको नहीं जाना है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे कि उनका जो मॉक टेस्ट का स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो वो उससे परेशान हो रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट ने पहले मॉक टेस्ट दिए हैं जिनका स्कोर काफ़ी कम है, तो उन्हें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी कभी काफ़ी ज़्यादा टफ उस पेपर को बना देते हैं, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन बना रहे होते हैं कोचिंग में वो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही बना रहे होते हैं। तो कभी कभी वो ज़्यादा टफ बना देते हैं, तो उससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। और जिसका स्कोर उसमें मॉक टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, उन्हें भी एक तरीके से हमें उड़ना नहीं है कि मेरा तो इतना स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जो आरपीएससी का पेपर हो वो वैसा ना आए। तो मॉक टेस्ट एक हमारी प्रैक्टिस के लिए है कि हमारी तैयारी सही चल रही है या नहीं चल रही है, क्या वीकनेस है, उसको हमें उसी तरीके से लेना है। मॉक टेस्ट के स्कोर से ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी। तो साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें और एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इस एग्ज़ाम में अपीयर हो, और आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। थैंक यू।